तो आप कितने अटेम्प्ट किए? हाँ, मेरा अटेंडम हो गया 76 किया मैंने। अच्छा। लाइक 76 क्वेश्चन को मैंने अटेंड किया, लेकिन करेक्ट मतलब 62 को अटेंड किए हैं अच्छा। और बाकी क्वेश्चन मैं देख नहीं पाया। अच्छा, कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन सारा ही सही था क्वेश्चन, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारा सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। बट प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलेशन उसमें कुछ ज़्यादा है, अगर मतलब वो आप छोड़ के जा नहीं पाओगे और उस पर बिज़ी रहोगे। अच्छा। और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि जो आपको 1 मिनट में 10 आंसर अटेंड कर सकते तो वो क्वेश्चन आपका मिस करेगा। तो मेरा राय ये है कि आप सबसे पहले 30 मिनट्स में 100 क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, जो आपको कम टाइम लेता हो, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन में भिड़िए। वरना मुझसे गलती हुई है, मैं कैलकुलेट करता चला गया और मैथ को सॉल्व करता चला गया, और इसके वजह से मेरे को 15 क्वेश्चन मैं लास्ट में देख नहीं पाया। तो मेरे भाई या बहन, आपको वो ऐसा गलती दोबारा ना करें। आप चाहे 30 मिनट्स में 100 को राउंड करें, जो जल्दी कम टाइम में बनता हो, उसके बाद मैथ में भिड़े। अभी आपने जो ये क्लिप देखी है, उसमें जो भाई ने गलती की है अपने एनटीपीसी एग्जाम में, मैं चाहता हूं कि आप लोग में से कोई भी ये गलती मत करना। चाहे आपका पेपर फेज 2 में हो या फिर नेक्स्ट फेज में हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो, तो इस तरीके की गलती आपके एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए। अभी आपने क्लिप देखा, उसमें भाई ने बताया कि वो आपका अटेम्प्ट किए हैं 76 के अराउंड, मतलब वो अटेम्प्ट क्वेश्चन को देखे थे। मतलब कहना यही चाह रहे थे कि वो 76 क्वेश्चन को वो देखे, जिसमें से वो 62 क्वेश्चन को ही केवल आपका कर पाए, और उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन थे वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, और उसमें उनका 90 मिनट का समय खत्म हो चुका था, यानी टाइम ओवर हो चुका था। तो इसका मतलब भाई ने आपका टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाया, और ये गलती का एहसास उनको पेपर देने के बाद उनको जस्ट हुआ कि वो क्वेश्चन को भी कर सकते थे जो क्वेश्चन तक वो पहुंच नहीं पाए। तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब आपको पता चल जाता है कि ये गलती के कारण आप बहुत पीछे जा चुके हो। यकीन मानिए, आपकी एक छोटी सी गलती से आप बहुत पीछे जा सकते हो। क्योंकि यहां पर देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये जो भाई गलती किए थे, ये आपका इस गलती से सीख लेंगे। आपको भी इस गलती से सीख लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई गलती करोगे तभी कुछ सीखोगे। आप दूसरों की भी गलती से सीख सकते हो उतना ही जितना वो सीखेंगे। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कई सारे लोगों को जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप एग्जाम हॉल में टाइम को मैनेज कर पाओ। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से कहां पर किस क्वेश्चन में फंसना है, किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। वो समझ नहीं पाते, उस कारण से उनका पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो मैं अभी आज के वीडियो में आपको यही सब चीज बताऊंगा, और चीजों को मेरा समझने की कोशिश करना है कि मैं किस तरीके से बता रहा हूं। बेसिकली आपका जो स्ट्रेटेजी होगा, आप उसी स्ट्रेटेजी पर काम करोगे। बस ध्यान रखना, जो मैं चीज बोल रहा हूं वो चीज आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस चीज का केवल आप लोग ध्यान दे देना। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि देखो, आपके एग्जाम में 3 सेक्शन है। एक मैथ है, एक रीजनिंग है, और एक जीके जीएस है। बेसिकली आप जानते हो कि जीके जीएस में कोई भी लोग फंसते नहीं है। ठीक है, जो भी फंसते हैं वो मैथ और रीजनिंग में ही फंसते हैं। आपको पता है कि मेरे मिक्स क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं, यानी क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन सब सफल है। यानी 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन, आपके कौन से क्वेश्चन कितने नंबर पर होंगे, किस सेक्शन के होंगे, वो आप कह नहीं सकते हो। अब यहां पर कई सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि अभी इसी भाई ने गलती किया, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। क्यों नहीं मैनेज कर पाए? वो 1 से लेकर पेपर को स्टार्ट करना स्टार्ट किए थे, और पूरा लास्ट तक, पूरे 90 मिनट तक वो आपका लगातार चलते गए। अब जाहिर सी बात है कि इस बीच में ऐसे भी क्वेश्चन इनको मिले जहां पर वो फंस गए। अब वो चीज को वो जज ही नहीं कर पाए कि वो क्वेश्चन को उनको छोड़ना था, और वो उसी क्वेश्चन में फंसे रह गए, जिसके कारण से उनका टाइम बर्बाद हो गया। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि देखो, आप जो पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आपकी खुद एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो देखो, पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके देखने को मिलते हैं। मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन एक होते हैं आपके इजी टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को आप जानते हो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन बोलो या फिर थोड़ा टाइम टेकन वाले क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसमें। और एक क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप ट्रिकी कह सकते हो, या फिर डिफिकल्ट टाइप के भी क्वेश्चन कह सकते हो, या फिर आप इसको कैलकुलेटिव भी कह सकते हो। ठीक है, आपके जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब यहां पर जो आपके जो अटेम्प्ट करनी चाहिए, वो आपको भी अपने हिसाब से अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग अपने एक मॉड्यूल बना लेते हैं। तो आपको भी अपना एक मॉड्यूल बना लेना चाहिए कि मैं कितने फेज में इसको अटेम्प्ट करूंगा, जैसे कि मैं कितने मॉड्यूल में इसको अटेम्प्ट करना चाहूंगा। जैसे कई सारे लोग 2 ही मॉड्यूल में पेपर को पूरा अटेम्प्ट करते हैं, या फिर 3 मॉड्यूल में आप अटेम्प्ट करो।
तो पहले जो आपकी टारगेट होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कि मैं पहले सारे इजी इजी क्वेश्चन को करूंगा। तो 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे इजी इजी क्वेश्चन, आपको पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और यकीन मानिए मेरा बात का कि हर क्वेश्चन की अपनी एक रेस्पेक्ट होती है, यानी हर क्वेश्चन की अपनी एक इज्जत होती है। अगर आप हर क्वेश्चन को उसके इज्जत के हिसाब से अगर आप टाइम दो ना, तो आप पूरे 90 मिनट का अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। अब अगर आप हर क्वेश्चन को एक ही नजरिए से देखोगे और हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से ट्रीट करोगे, तो बताओ आप क्वेश्चन में नहीं फंसोगे? जरूर फंसोगे, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनाया है जहां पर आपको फंसाने के लिए वो रखा है, और आप ये चीज को ना समझ के आप उसी क्वेश्चन में लगे रह जाते हो। आप क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को ईगो में ले लेते हो, आपको लगता है कि वो चीज आपने पढ़ा है आपसे क्यों नहीं बन रहा है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप उस क्वेश्चन का इज्जत कीजिए और रेस्पेक्ट कीजिए, उसको देखिए कि वो क्वेश्चन क्यों आया है। आपसे नहीं बन रहा तो आप उसको छोड़ के चल जाइए। जो मैंने बताया ना, ये जो इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन, हो सकता है वो आपके ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है और आप उसको इजी में लेकर बनाने बैठे हो। तो पहले तो आपको यही चीज होना चाहिए कि पहले मैं इजी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो 1 से लेकर पूरे 100 तक के क्वेश्चन में जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं, पहले आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और यकीन मानिए ये चीज का भी कि आपके पेपर में 50 से 55 क्वेश्चन इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको उसको जल्दी से जल्दी खोजना होता है। अब जब आप ये 55 क्वेश्चन को जब आप 1 से लेकर 100 तक में खोजते हो ना, तो यकीन मानिए ये इजी क्वेश्चन, मैं कहने का मतलब ये भी है, ये सिर्फ क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं। इजी बोलने का मेरा ये भी मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को विद इन टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो, इस कारण से ये इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप मैथ के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और जीके जीएस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जो 55 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे इजी में जो आपका है, तो इसमें मैथ भी होंगे, रीजनिंग भी होंगे, जीके जीएस भी होंगे। जब आप इस 55 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जब पहले मॉड्यूल में, तो इसमें आपका समय पता है कितना लगेगा? मैक्सिमम आपके 45 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपके इजी सेक्शन के क्वेश्चन में आपने इसको जज किया है। और आपको हर क्वेश्चन की परख भी होनी चाहिए, और मुझे पता है हर क्वेश्चन के सभी लोगों को परख भी होती है, क्योंकि वो समझ पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन वो बना लेंगे जल्दी और कौन से क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो यहीं पर आपको 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन में जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अब आपको यहीं पर समझना होता है कि कौन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। जो क्वेश्चन को छोड़ना है तो उसको तो छोड़ ही देना है, उसके बाद अब दोबारा से उसके पास तो जाना ही नहीं है। मगर जो क्वेश्चन आपको मॉडरेट लगे, या फिर आपको लगे कि ये क्वेश्चन अभी विद इन टाइम नहीं बन सकता है, तो उस सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? मार्क रिव्यू करते हैं। ठीक है, मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं, जिससे हम लोग उस क्वेश्चन को दोबारा से हम उस क्वेश्चन पर लौटेंगे। यही होता है आपका मार्क एंड रिव्यू का जो होता है यूजेस, वहीं पास आपका यूजेस होता है मार्क एंड रिव्यू का, जहां पर आप उस क्वेश्चन को रिव्यू करके छोड़ देते हो, मार्क और रिव्यू करके छोड़ देते हो, जहां पर हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप 1 से जब 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो 55 क्वेश्चन करने के बाद, इसको आपको पता है ये 55 क्वेश्चन करने के बाद आपके मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और जब जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वही कॉन्फिडेंस फिर आपको वो एक ऐसा एनर्जी आपको देता है जिससे फिर आप वो मॉडरेट वाले क्वेश्चन को भी आप कर पाते हो। यकीन मानिए, आप जब एक ही क्वेश्चन में जब आप स्टक हो जाते हो ना, फंस जाते हो ना, तो वो धीरे धीरे करके प्रेशर बनता है, फिर दूसरा क्वेश्चन में स्टक होते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना। ऐसे कर करके धीरे धीरे आपका प्रेशर इतना बड़ा होता है, जब फिर आपका वो प्रेशर आप पर हावी हो जाता है, जैसा कारण से आपका पेपर पूरा बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको कभी भी नहीं करना है। पहले आपको टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन को करना है। और चूंकि मैंने बताया ये इतने ही टाइम लगेंगे ऑन एन एवरेज, अगर आपकी प्रैक्टिस जिस तरीके से, उसमें 5-6 मिनट के हेर फेर आपके हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज जो मैं बता रहा हूं 55 क्वेश्चन को आप करने के लिए 45 मिनट आपके लिए सफिशियंट होंगे। अब आप ही समझ सकते हो, जो 45 मिनट बचे हैं, अब ये 45 मिनट में कौन से क्वेश्चन को करने जाओगे? मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन को करोगे, जो आपका थोड़ा टाइम टेकन था या फिर थोड़ा सा आपको समय ले सकता था। क्योंकि आपको भी पता है हर क्वेश्चन को के लिए, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 20 से 30 सेकंड बन जाते हैं, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको 1.5 से 2 मिनट भी लगाना पड़ता है। तो यही होता है टाइम मैनेजमेंट। आप इधर का टाइम उठाकर किसी और जगह में टाइम लगाओगे। तो ये जो 45 मिनट मिलेंगे आपको मॉडरेट और थोड़े से जो टाइम टेकन क्वेश्चन को उसको सॉल्व करने में आपको समय लगाओगे। आप यकीन मानिए, आप जब इस तरीके से करोगे ना, तो यहां पर भी जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा उस वक्त कि आप उसमें से भी 20 से 25 क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन को कर पाओगे। और इस बीच में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे ही ऑफ कोर्स, जहां पर आपको उसको देखना भी नहीं है, और वो क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। क्लियर है?
तो उस तरीके के क्वेश्चन को आपको छोड़ के रखना है। इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, यकीन मानिए आप अपना पूरा 90 मिनट का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। मैं इसको हटाता हूं। देखो, केवल और केवल आपको 90 मिनट ही परफॉर्म करना है पूरे पेपर में। अगर आप ये 90 मिनट का अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिए ना, तो यकीन मानिए आप समझ लेना कि आपने अपना पेपर में पूरा 100% लगा दिया है। और जब आपने अपने 100% लगा दिया तो फिर आपको कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने से। मगर यही होता है कि कई सारे लोग किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, जिस कारण से पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है और फिर वो एग्जाम हॉल में ही प्रेशर में आ जाता है। उनको लगता भी है ऐसा कि अब उनका एग्जाम नहीं निकल पाएगा, उस कारण से वो और बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चीजों को समझो, समझ के चलो कि आपका इंतजार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं जिसको आप आसानी से कर पाओगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करो, इज्जत दो क्वेश्चन को। आपका नजरिया अलग होना चाहिए। अगर लगे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको प्राउडली छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है। आपका एक क्वेश्चन से, देखो आप ही सोचो, आपका हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का ही है। मेरी बात को समझना, हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का ही है। आप ऐसे क्वेश्चन में उलझे हो जहां पर आपको 2 से 3 मिनट भी लग गया और आपका बन भी नहीं पा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ चुके हो जो क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड या 25 सेकंड में बना सकते थे, हालांकि नंबर तो आपको सेम ही मिलने हैं। तो ये सब स्मार्टनेस आप एग्जाम हॉल में दिखाओ। और ये सब स्मार्टनेस जो होता है ना, वो जब आप मॉक टेस्ट जो घर में लगाते हो ना, तो इससे आपकी आदत बन जाती है, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छे तरीके से और परफॉर्म कर पाते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जिनके भी पेपर आने वाले दिनों में है, तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना पेपर को अटेम्प्ट करने की आदत लगाओ, ताकि आप एग्जाम हॉल में आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहे। और बात बाकी एक चीज मैं और यहाँ पर ऐड करूंगा। देखो, कई सारे लोग बोलते हैं डिफिकल्ट और इजी। देखो, क्वेश्चन जैसा भी आए, मेरा कहने का मतलब इतना है कि क्वेश्चन इजी हो या डिफिकल्ट हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए कि भाई मैं कैसे 90 मिनट को अच्छे तरीके से यूज कर पाऊं। अगर इजी क्वेश्चन आ रहा है तो भी आपका फोकस सिर्फ 90% अपना पूरा अच्छे से लगाने पर होना चाहिए। चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो भी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट को कैसे यूज करे अच्छे तरीके से, इस पर ही होना चाहिए। क्योंकि मैं बता चुका हूं, डिफिकल्ट रहेंगे तो आपके लिए भी रहेंगे, सभी लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेंगे। इजी आपके लिए रहेंगे तो सभी लोगों के लिए इजी रहेंगे। मगर आप जो 90 मिनट अगर अपना अच्छे से यूटिलाइज करोगे, यही पर सभी लोग अपना थोड़ा सा अलग कर देते हैं। कई सारे लोग 70 मिनट ही अपना अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। अब सोचो, अगर आप 90 मिनट अगर अपना अच्छा से यूज करोगे तो आप उससे आगे रहोगे कि नहीं रहोगे? जरूर रहोगे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे तरीके से 90 मिनट का अच्छे तरीके से यूज कर पाऊं। तो इस तरीके से जब आप सिस्टमैटिक ढंग से जब मॉड्यूल बना के जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है आप पूरा 90 का 90 मिनट, इवन 1 से 2 सेकंड भी आप अपना बर्बाद नहीं करोगे। जब आप अपना 1 से 2 सेकंड भी बर्बाद नहीं करोगे तो इसका मतलब पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप यही सब चीज को नहीं समझ पाओगे, कोई क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, तो फिर तो आपको प्रेशर आप पर बनना ही है, और फिर आपके बुरे बुरे विचार उस वक्त आते ही आते हैं। तो नेगेटिव पन के भी, जितने भी नेगेटिव ख्याल आते हैं ना, उसको भी एग्जाम में एकदम भी से भी नहीं आने देना, ठीक है? एकदम से भी आने मत देना। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने 100% देने पर होना चाहिए। जितना आप 100% दोगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप एक सेफ स्कोर साइड पर हो। फिर उसके बाद आपको कुछ भी टेंशन लेने वाली कोई भी बात ही नहीं रहेगी। और बात बाकी आप जानते हो, पेपर इजी हो या डिफिकल्ट हो, नॉर्मलाइजेशन नाम का भी चीज है, वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? डिफिकल्ट है आपके लिए तो भाई आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो मगर आपको ध्यान रखना होगा कि मैं 90% मतलब अपना 90 मिनट अपना पूरा अच्छे से यूज कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। बात समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं अब मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से हम लोग टाइम को मैनेज कर पाते हैं। अगर आप ये सब चीज को अगर सच में नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप वही गलती करोगे और फिर बाद में आपको एहसास होगा। तो जरूरी नहीं है, मैंने बताया ना, जरूरी नहीं है कि आप गलती करोगे तभी कुछ सीखोगे। आप दूसरों की भी गलती से सीख सकते हो, क्योंकि ये गलती आपको बहुत पीछे छोड़ देगा आपको, ठीक है? क्योंकि आपने 1.25 साल अगर इस एग्जाम के लिए लगाया है, अगर आपने इस एग्जाम के लिए अच्छे से डेडिकेटेड पूरा तैयारी भी किया है, तो ये छोटे छोटे गलतियों से आप बहुत दूर जा सकते हो। इसीलिए मैं बोलता था आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। मॉक टेस्ट पेपर जब आप लगाते हो तो इसी तरीके से आप जब टेस्ट देते हो ना, तो ये सब आपका हैबिट बन जाता है। फिर एग्जाम में कहीं भी आपको कोई टेंशन नहीं, तो आपको लगता है कि ये तो मेरा डेली का काम है। आप आराम से फ्री माइंड में देते हो, और जब यकीन मानिए जब फ्री माइंड में जब आप एग्जाम देते हो ना, तो आपका पेपर अच्छा जाना है, मतलब अच्छा जाना है। कुछ भी सोचना उसके बाद नहीं आपको कि कैसा जाएगा नहीं जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ वटअफ कुछ भी आपको सोचना नहीं है। जिस वक्त आप अपना 100% दे दिए, मतलब वो आपका सेफ स्कोर है, वही आपका कट ऑफ उतना के नीचे ही रहने वाला है। और एक चीज मैं और बता चुका हूं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, मेरा किसी को डिफेम करने का कोई इंटेंशन नहीं है
किसी को भी हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है। मैं केवल इतना ही बोलता हूँ कि देखो, आपका जो भी अटेम्प्ट होगा, आपको वो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। मतलब आपका अटेम्प्ट आपके लिए बस सही होना चाहिए। आपको दूसरों के अटेम्प्ट से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, या फिर आप उसको दूसरे के अटेम्प्ट से कंपेयर भी नहीं करना है कि उसने इतना अटेम्प्ट किया तो मुझे भी उतना ही अटेम्प्ट करना है। आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है जितना से आपका काम चल जाए, क्योंकि मैं क्लियरली बता चुका हूँ काफी सारे वीडियोस में कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए, और कुछ पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आप चीजें बेहतर तरीके से समझ चुके हो, और जिनके भी कल परसों में पेपर है तो आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बिंदास होकर एग्जाम दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बस अच्छे तरीके से देना, कोई प्रेशर को अपने ऊपर में एकदम भी हावी होने मत देना। ठीक है, चलिए यहां पास मैं फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।